अजमल घर छोड़कर चला जाता है। मरीन और कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है। 10 आतंकवादियों को मुंबई मिशन के लिए चुना जाता है। ये लोग इस्लामाबाद मैरियट होटल बम धमाके जैसी घटना को इंडिया में दोहराना चाहते थे। इस्माइल और कसाब उन पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। तो आखिरी सांस तक मारने के लिए ट्रेन किया गया था। देश की आर्थिक राजधानी पर सबसे बड़ा आतंकी हमला शुरू हो गया। आतंकी कसाब ने बताई थी। One of India's biggest terror cases. When Pakistani terrorists inflicted the dastardly 26/11 terror attacks on Mumbai in 2008, कसाब पाकिस्तान के फरीदकोट में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके फादर छोटा मोटा स्नैक्स का ठेला लगाते थे और उसका जो बड़ा भाई था अफजल लाहौर में मजदूरी करता था और कसाब भी कभी कभी अफजल के साथ मजदूरी करने जाया करता था। कुल मिलाकर मुश्किल से ज़िंदगी कट रही थी। 2005 की बात है। अजमल ईद पर अपने फादर से नए कपड़े मांगता है और पैसे नहीं होने के कारण वो मना कर देते हैं और इस बात पर उनकी लड़ाई हो जाती है और अजमल घर छोड़कर चला जाता है और अपने दोस्त मुजफ्फर लाल के साथ छोटे मोटे क्राइम करने लगता है और धीरे धीरे उनका हौसला बढ़ने लगता है और ये लोग बंदूक की नोट पर लूट पाट करने लगते हैं। 2007 में 21 दिसंबर को ईद उल अजहा का त्यौहार था। इसी दिन अजमल और मुजफ्फर कुछ हथियार खरीदने के लिए रावलपिंडी पहुंचते हैं। वहां इनकी मुलाकात होती है लश्कर-ए-तैयबा के पॉलिटिकल विंग जमात-उद-दवा के कुछ मेंबर्स से, जो वहाँ पैम्पलेट्स बांट रहे थे। उनसे बात करने के बाद कसाब और मुजफ्फर इन्हें ज्वाइन करने का फैसला करते हैं और इनके साथ इनके बेस कैंप मरकज़ तैयबा चले जाते हैं। वहाँ से दोनों को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद और मंगला डैम रिजर्वायर ले जाया जाता है, जहाँ इन्हें मरीन और कमांडो की ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी ट्रेनिंग 4 अलग अलग स्टेजेस में होती है। पहले इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, फिर फिजिकल लेवल की ट्रेनिंग होती है जिसमें मार्शल आर्ट्स और कुश्ती जैसी फाइटिंग टेक्निक सिखाई जाती है। उसके बाद एडवांस हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद जो सेलेक्ट होते हैं उनको कहाँ हमला करना है, कैसे जाना है, वहाँ की ब्लूप्रिंट्स क्या है, मैप्स और प्लानिंग वगैरह बताई जाती है। अजमल और मुजफ्फर के अलावा 24-25 और लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है और उनमें से 10 आतंकवादियों को मुंबई मिशन के लिए चुना जाता है, जिनमें एक अजमल कसाब भी था। इस ग्रुप को मुंबई के 4 मेन टारगेट्स दिए जाते हैं: ताज होटल, ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और साथ में ब्लूप्रिंट्स भी दिया जाता है। ये लोग इस्लामाबाद मैरियट होटल बम धमाके जैसी घटना को इंडिया में दोहराना चाहते थे। 20 सितंबर 2008 की रात को एक डंपर ट्रक में एक्सप्लोजिव भरकर इस्लामाबाद मैरियट होटल के सामने धमाका किया गया था, जिसमें 54 लोगों की मौत हो गई थी और 266 लोग घायल हुए थे। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस धमाके से 60 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया था। ये लोग इंडिया में कुछ ऐसा ही करने के प्लान में थे। मिशन पर निकलने से पहले इनको हथियार, ग्रेनेड, ड्राई फ्रूट, सैटेलाइट फ़ोन, इंडियन सिम कार्ड और स्टूडेंट वीज़ा दिया गया था और इनके हाथ पे कलावा भी बांधा गया था ताकि किसी को शक ना हो। 26 नवंबर 2008 को करीब 8:15 बजे रात में ये आतंकवादियों का ग्रुप समुद्री रास्ते से मुंबई पहुंचता है। कसाब और उसका साथी इस्माइल खान अपने ग्रुप से अलग होकर एक टैक्सी में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की तरफ जाते हैं और रास्ते में टैक्सी के सीट के नीचे एक टाइम बम भी प्लांट कर देते हैं, जो इनके उतरने के बाद वदी बंदर के पास फट जाता है। इसमें 2 लोगों की जान चली जाती है और करीब 15 लोग घायल हो जाते हैं। टैक्सी से उतरने के बाद कसाब और इस्माइल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के अंदर जाते हैं और ग्रेनेड और AK-47 से लोगों पर अटैक करने लगते हैं। इसी बीच सीनियर इंस्पेक्टर शशांक शिंदे इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और शहीद हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों कामा हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन इनके पहुंचने से पहले हॉस्पिटल के स्टाफ को इनके आने की भनक लग जाती है और वो पेशेंट्स के वार्ड्स को बंद कर देते हैं और लाइट्स को भी ऑफ कर देते हैं। ये लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और गाड़ी खोजने लगते हैं, पर रात हो चुकी थी और सड़क पे गाड़ियां नहीं आ रही थी, तो ये लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। इतने में एक पुलिस की टीम व्हाइट टोयोटा कालिस में आती है, जिसमें मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ हेमंत गरगरे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलास्कर, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामते और 4 कांस्टेबल थे। कसाब और इस्माइल इनको आते देख लेते हैं और छुप जाते हैं। विजय सलास्कर जो गाड़ी चला रहे थे वो कसाब को देखते हैं और उस पर फायर कर देते हैं।
कसाब के हाथ में गोली लग जाती है और तभी इस्माइल और कसाब उन पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिसमें हेमंत करकरे, अशोक कामते, विजय सालास्कर शहीद हो जाते हैं। कसाब और इस्माइल इनकी बॉडी को गाड़ी से बाहर करते हैं और गाड़ी लेकर मेट्रो सिनेमा की ओर बढ़ते हैं। कॉलेज के पीछे वाले हिस्से में जहां 4 कांस्टेबल बैठे थे, उनमें से 2 शहीद हो गए थे और 2 बुरी तरह घायल थे, पर कसाब और इस्माइल जल्दी में थे, इसलिए इन पर इनका ध्यान नहीं जाता है। गोलीबारी के बीच एसयूवी का टायर भी फट गया था, लेकिन फिर भी ये लोग गाड़ी को काफी तेज रफ्तार से दौड़ा रहे थे। इतने में कांस्टेबल योगेश पाटिल, जो एसयूवी में पीछे घायल थे, उनका फोन बजता है। फोन की घंटी सुनते ही कसाब उन्हें गोली मार देता है और वो शहीद हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों विधान भवन के पास गोलीबारी करते हैं और वहां से एक स्कोडा छीनकर चौपाटी बीच की ओर बढ़ते हैं। इसी बीच कांस्टेबल अरुण जाधव, जो कॉलेज में घायल पड़े थे, रेडियो पे एक मैसेज भेजते हैं कि 2 हेवीली आर्म्ड मैन चौपाटी की तरफ जा रहे हैं। करीब रात 10 बजे डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन को पुलिस कंट्रोल रूम से मैसेज मिलता है। 15 पुलिस की टीम रोड ब्लॉक करती है। कसाब और इस्माइल स्कोडा में चौपाटी पहुंचते हैं और रोड ब्लॉक और पुलिस की टीम को देख गाड़ी 40-50 फीट पहले रोक देते हैं। पुलिस उनसे सरेंडर करने को कहती है, पर इस्माइल गाड़ी का वाइपर और हाई बीम लाइट को ऑन कर देता है और गाड़ी मोड़ने की कोशिश करता है, पर गाड़ी डिवाइडर में फंस जाती है। इतने में पुलिस फायर ओपन कर देती है और इस्माइल को सर में गोली लगती है और कसाब मोशनलेस पड़ा रहता है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले हाथ में लाठी लेकर चेक करने जाते हैं। जैसे ही कार का दरवाजा खोलते हैं, कसाब उन पर 5 गोलियां दाग देता है। गोली लगने के बावजूद तुकाराम ओम्बले कसाब की बंदूक को पकड़ लेते हैं और कसाब पकड़ा जाता है, पर तुकाराम ओम्बले शहीद हो जाते हैं। कसाब को इस्माइल के साथ नायर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। कसाब इस्माइल की बॉडी को देखकर घबरा जाता है और डॉक्टर से कहता है कि आप मेरा इलाज करो, मैं मरना नहीं चाहता। उसके बाद कसाब को पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। इंटरोगेशन के दौरान कसाब पुलिस से बताता है कि उसको आखिरी सांस तक मारने के लिए ट्रेन किया गया था। उनको बोला गया था कि देखो, हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, वो कितना पैसे वाला है और हम लोग यहाँ गरीबी और भुखमरी से मर रहे हैं। उनका हैंडलर जाकिर उर रहमान लखवी उनसे कहता था कि अगर तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हें जन्नत मिलेगा और तुम्हारे जिस्म से फूलों की खुशबू आएगी। तुम्हें जन्नत में हूरें मिलेंगी और तुम्हारी फैमिली इतनी गरीब है कि उन्हें ठीक से खाना तक नसीब नहीं होता। अगर तुम कामयाब हुए तो तुम्हारी फैमिली को 1 से 1.5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। कसाब पुलिस से ये तक कहता है कि अगर आप मुझे अच्छा खाना और पैसा दोगे तो मैं आपके लिए भी ये सब कर सकता हूँ, और जो मैंने किया है उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। उनको इंस्ट्रक्शंस थे कि जिंदा किसी भी हाल में पकड़े नहीं जाना है और अगर पकड़े गए तो मुंह नहीं खोलना है, अपना असली नाम और पता भी नहीं बताना है, और अगर बता दिए तो तुम्हारी फैमिली को टॉर्चर किया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। इसलिए कसाब पकड़े जाने पर पुलिस वालों से कहता है कि मुझे मार दो ताकि मेरी फैमिली सेफ रहे। पूरे ऑपरेशन के दौरान लश्कर हेडक्वार्टर उनके साथ सैटेलाइट फोन से टच में था और इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। जब कसाब को कोर्ट में पेश किया गया तो अचानक से उसने अपना बयान बदल दिया। कोर्ट में उसने कहा कि मैं बॉलीवुड में काम करने आया था और मैंने AK-47 राइफल अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। मैं मुंबई 26/11 अटैक से करीब 20 दिन पहले आया था और पुलिस ने मुझे अटैक से 3 दिन पहले जुहू के एरिया से अरेस्ट कर लिया था, और जब 26/11 अटैक हुआ था तब मैं जेल में था। ये स्टेटमेंट सुनकर पूरी अदालत शॉक हो गई। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम कहते हैं कि उनको शक था कि कसाब अपना स्टेटमेंट बदल लेगा, क्योंकि उनको इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनके पास 610 विटनेस की सॉलिड एविडेंस थी। इसलिए कोर्ट ने कसाब की इस स्टेटमेंट को कंसिडर नहीं किया और उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद कसाब बॉम्बे हाई कोर्ट में डेथ पेनाल्टी को चैलेंज करता है। जस्टिस रंजना देसाई और जस्टिस रंजीत मोरे की बेंच ने उसके अपील को खारिज कर दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहाँ भी जस्टिस आफ्ताब आलम और जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद की बेंच ने उसकी अपील को खारिज कर दिया। फिर वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास गुहार लगाता है। 5 नवंबर 2012 को राष्ट्रपति भवन से भी उसके अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है। 12 नवंबर को कसाब को बताया जाता है कि तुम्हारी अपील रिजेक्ट हो गई है। कसाब उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी माँ को ये बात बता दी जाए।
18 नवंबर की देर रात को सीनियर प्रिजन ऑफिशियल कसाब की डेथ वारंट पढ़ते हैं और उसे साइन करने को कहते हैं और वो चुपचाप साइन कर देता है। 19 नवंबर की सुबह को उसे पुणे के यरवदा जेल में हाई सिक्योरिटी में शिफ्ट किया जाता है और उसकी आइडेंटिटी सिवा जेल सुपरिटेंडेंट के किसी और को नहीं बताई जाती है। यहाँ तक कि जो उसे एग्जीक्यूट करने वाला था उसे भी सिर्फ कुछ मिनट पहले बताया जाता है कि वो कसाब को एग्जीक्यूट करने वाला है। कसाब अपने आखिरी पलों में काफ़ी नर्वस और चुपचाप था। 21 नवंबर 2012 सुबह 7:30 बजे कसाब को एग्जीक्यूट किया जाता है और उसके आखिरी शब्द थे, अल्लाह कसम माफ़ करना, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। शुरुआत में डिस्कशन होता है कि उसकी बॉडी को समुद्र में डाल दिया जाएगा, फिर डिसाइड किया गया कि उसे पाकिस्तान को सौंप दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने उसकी बॉडी को लेने से इनकार कर दिया। आखिर में उसकी बॉडी को जेल के अंदर ही दफना दिया गया। पाकिस्तान की सरकार और प्रेसिडेंट जरदारी अभी तक ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे कि कसाब पाकिस्तानी है और सारे सबूत मिटाने की कोशिश करते रहे। कसाब की फैमिली 3 दिसंबर 2008 को अचानक से गायब हो जाती है। लश्कर ताइबा का देपालपुर ऑफिस 7 दिसंबर को अचानक से बंद कर दिया जाता है और गांव वाले अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं। लेकिन फिर बाद में कसाब के फादर मीडिया से कहते हैं कि कसाब उनका ही बेटा था। फिर गांव वालों ने भी कैमरा पर कहा कि कसाब मुंबई हमले से 5-6 महीने पहले गांव आया था और मां से जिहाद पर जाने के लिए दुआ मांगा था और गांव के लड़कों को अपनी फाइटिंग टेक्निक भी दिखाया था जो उसने कैंप में सीखा था। फिर जनवरी 2009 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहम्मद अली दुर्रानी मीडिया से कहते हैं कि कसाब पाकिस्तानी सिटीजन था। हालांकि बाद में दुर्रानी को उनके पोस्ट से हटा दिया जाता है। इस वीडियो में यूज़ किए गए सारे सोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर वीडियो से कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कीप एक्सप्लोरिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।